अगर तुमने वीडियो देखा है तो कोई डाउट वगैरह है तो बताओ। सर मुझे एक डाउट ये था कि हाँ, मतलब सर वो मैथ्स के रिगार्डिंग डाउट था कि अपन जब नहीं स्क्वायर मैथ्स करते के हैं। अभी स्टैट्स वाला ही। हाँ सर, स्टैट का ये था कि अगर अपन जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर के बाद में फिर स्क्वायर रूट करते हैं, तो फिर वो आंसर कैसे उससे ज्यादा आ जाता है? मतलब जो अपन अपना डेविएशन होता है ना, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन फिर आंसर ज्यादा कैसे हो जाता है, मतलब टेक्निकली। ज्यादा नहीं होता है, जैसे मान लो कि मतलब हाँ थोड़ा ज्यादा आ जाता है। जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर है और +5 का स्क्वायर है, मतलब दो फिगर है 1 और 5। तो मतलब मान लो कि दो ही ऑब्जर्वेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका ऐसे एवरेज जो आएगा वो 3 आएगा। और जब हम इसको ये करके कि जैसे दोनों का स्क्वायर करके थ्री और पॉइंट फिर फाइव हाँ डिवाइडेड बाई 2 करके, है ना, और अगर इसका रूट लें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 26/2 का रूट, और ये फिर हो जाएगा तुम्हारा 13/13 का रूट, एंड इट विल कम अराउंड कितना। 3.5 समथिंग। हाँ 3.5 के आसपास आ सकता है। 3.5 से थोड़ा ज्यादा ही। तो बेसिकली क्या होता है कि जो जब हम इसको ऐसे एवरेज निकालते हैं तो ये एक छोटी वैल्यू है और ये एक बड़ी वैल्यू है, तो हमें बड़े वाले को वेट देना पड़ता है, क्योंकि मतलब जब हम इसका एवरेज ऐसे निकाल रहे हैं तो वो बड़े वाले का वेट जब हम दे मतलब इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 जो है दिस बेसिकली मतलब साइंटिफिकली ऐसा है कि दिस इज मोर क्लोज टू 1 देन 5। तो 5 को वेटेज देने के लिए हम ये वाला प्रोसेस करते हैं। अब ये कम ज्यादा इसलिए आ जाता है बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज हायर देन मतलब जो जो स्क्वायर बढ़ने का ग्रोथ है ना, वो नंबर बढ़ने के ग्रोथ से ज्यादा होता है। इसलिए ठीक है उसका सर। एवरेज फाइनल निकालेंगे तो हमारा ये जो आएगा ये ज्यादा जस्टिफाइड होता है। ऑल्दो ठीक है, यहाँ पे अभी हम नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो याद रखने वाली बात क्या है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो ऐसे करके बेसिक वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 3 है हमारा: मीन, मीडियन और मोड। तो ऐसे क्या करेगा कि वो लिख देगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऐसे करके 4 टर्म्स में करेगी इनमें से कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना। और ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो ये ही 3 होता है। और वाई वी कॉल इट सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज बेसिकली ये पूरे ऑब्जर्वेशन करने का मतलब कि जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हो तुम, और वेरिएबल कैन बी एनीथिंग लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माय क्लास। तो ये एक एक्स वेरिएबल है, तो ये इसके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो आ रहे हैं, तो इसको हम एक ही नंबर से डिनोट करना चाहते हैं। तो आई कैन ईदर यूज मीन विच इज बेसिकली द एवरेज, और आई कैन यूज द मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी ऑब्जर्वेशन को लिख दें तो जो मिडिल वैल्यू है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। और इधर आई कैन टेक कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सा है, तो मोड जो हो गया वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हो गया। तो ये एक ऐसा एक सिंगल डेटा ऐसा इससे आ जाएगा या इससे आएगा और या इससे आएगा विच विल बेसिकली गिव द आइडिया ऑफ इंटायर ऑब्जर्वेशन। ऑल्दो इंटायर ऑब्जर्वेशन का आइडिया इज वेरी डिफिकल्ट कि क्या मतलब कितना होगा इससे, केवल एवरेज से या केवल मीडियन से, केवल फ्रीक्वेंसी से। बट स्टिल यू कैन हैव लिटिल आइडिया अबाउट द डेटा। जैसे अगर मैंने बोला कि मोड, जो मेरी क्लास का मोड है वो 22 स्टूडेंट्स है, तो मतलब आप ये कर सकते हो कि मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 22 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और कभी उससे कम ज्यादा। मीडियन अगर हम बोलते हैं कि हमारा मीडियन जो है वो 20 है, दैट मीन्स कि हाफ ऑफ द टाइम देयर आर लेस देन 20 स्टूडेंट्स और हाफ ऑफ द टाइम देयर आर मोर देन 20 स्टूडेंट्स। और एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट करें सारे डेटा को तो 20 20 20 सब पे हम डाल सकते हैं। और एवरेज का एक और फायदा ये हो जाता है कि अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है कि ये अगर n है, और एवरेज अगर पता है कि ये x बार है, तो अगर हम पूरे ड्यूरेशन में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको अगर काउंट करना चाहते हैं तो n इंटू एक्स बार हो जाता है।
है ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज, दैट यू नो फ्रॉम एवरेज क्लास आल्सो। तो ये आपको रिकॉल रखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पूछता है ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देता है सिंबल से, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम मीडियन वैल्यू से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नहीं। क्या आप मोड से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। बट अगर आपके पास मीन है तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दैट जो भी लिस्टिंग है ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि व्हाट आर दे, दीज आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड दीज ओनली आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर जो नेक्स्ट आता है कि हम अगर सेंट्रल टेंडेंसी बता रहे हैं बट स्टिल वी आर नॉट मेकिंग क्लियर अबाउट द इंटायर डेटा, तो हम अलग अलग तरीके से उसके डेटा के वेरिएशन को हम डिनोट करना चाहते हैं। तो मेजर ऑफ वेरिएशन जो है, मेजर ऑफ वेरिएशन, है ना, वेरिएशन मतलब कि कितना किस हिसाब से वेरी कर रहा है वो, तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा है वो रेंज है। रेंज में हम कैसे निकालते हैं बताओ जरा सा, कोई एनीवन कैन टेल मी हाउ डू वी फाइंड रेंज? बोलो। So it is higher minus lower. I think. एग्जैक्टली मतलब जो डिफरेंस है हाईएस्ट का और लोएस्ट का वो आपका रेंज है, ठीक है। दूसरा जो है एक तरीका आपका ये भी होता है कि आप आप जैसे क्वार्टाइल भी मेजर करते हो, क्वार्टाइल डिफरेंट क्वार्टर्स के वैल्यू को भी बता देते हो। जैसे क्वार्टाइल क्या होता है कि 25% ऑफ डेटा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या फिर ऐसे ऐसे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, अगर सीक्वेंस में देखें तो फर्स्ट क्वार्टर का यानी 25% डेटा का क्या एवरेज है, नेक्स्ट 25% डेटा का क्या एवरेज है, नेक्स्ट 25% डेटा का क्या एवरेज है, नेक्स्ट 25%। तो ऐसे करके ये क्वार्टाइल मेजर भी करते हैं। फिर आपका एक आता है कि एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि एक तो डेविएशन जब हम यहाँ पे वर्ड ले आते हैं तो ये डेविएशन फ्रॉम एवरेज वैल्यू, ये एवरेज अलग चीज है। देखो ये एवरेज अलग चीज है, पहले तो हम इसका एवरेज निकाल लिए एक्स बार, और फिर हमने देखा कि एक एक डेटा जो है कितना कितना वैरी कर रहा है। तो इसमें यहाँ का वेरिएशन कितना है, फिर इसका 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 वेरिएशन कितना है, सारे डेटा का एवरेज से जो वेरिएशन है उसको आप नोट कर लोगे पॉजिटिव वैल्यूज केवल, मतलब अगर निगेटिव भी है तो पॉजिटिव ले लोगे। क्योंकि अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट अगर याद है तो आपको पता है कि वेरिएशन, सारे वेरिएशंस को हम ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज को तो हमने एडजस्ट ही ऐसे किया है ना कि जिनके पास ज्यादा है वो देते हैं और जिनके पास कम है वो लेते हैं। तो अगर हम एवरेज से वेरिएशन को, अगर हम सारे वेरिएशन को ऐड करेंगे तो जीरो हो ही जाएगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डेटा है और इसका एवरेज आपको पता है 3 है, तो अगर हम सारे वेरिएशंस को लिख के अगर देखें तो जैसे ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए एवरेज, जब डेविएशन को, अगर हमें डेविएशन का एवरेज निकालना होता है तो हम वी फॉरगेट अबाउट द नेचर ऑफ डेविएशन की एवरेज से वो पॉजिटिव गया है कि नेगेटिव गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सारे डेविएशन का पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे -2 है तो उसको भी 2 ले लेंगे, मतलब ऑब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो हम सारे डेविएशन का बेसिकली मोड ले लेते हैं। ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेने का क्या तरीका, मोड ले लिया, मतलब माइनस में भी है तो प्लस लिखे, और ये साइन है आपका समेशन का। तो जब हम इस सबको सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो ये आपका मेजर है एक वेरिएशन का, ये भी एक मेजर है। बट वही बात आती है कि आप लोगों को मतलब ये यहाँ के बाद जो नेक्स्ट लॉजिक है ना वो थोड़ा साइंटिफिक नेचर का है कि एवरेज डेविएशन जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर मान लो कि 1 1 और 5 ऐसा एवरेज डेविएशन है, तो इसमें क्या होगा कि एक मिनट मुझे और बोले लेने दो, 0 1 2 5 ऐसा ले लेते हैं। तो ये ऐसे जैसे मान लो कि 4 वेरिएशन आ गया, ठीक है, मतलब डेविएशन आ गया। तो अब इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो वो तो 8/2 8/4 हो जाएगा विच इज 2। तो 2 जो है वो 1 0 तक तो बढ़िया सजेस्ट कर रहा है, लेकिन 5 को आइडिया नहीं दे पा रहा। मतलब ये साइंटिफिकली लग रहा है कि ये बाद वाली वैल्यू को बहुत ज्यादा अच्छे से
पिक नहीं कर पा रहा है। तो या फिर हो सकता है कि ये 3 वैल्यू के अंदर ही रहना चाहिए। तो हम इसको अगर स्क्वायर कर दें तो जैसे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। अभी कितना हो जाएगा बताना जरा, 30/4 कितना होता है? 7.5। हाँ, 7.5 का अगर रूट लें तो 2 से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो ये जो साइंटिफिक है, इसको यहाँ पे तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि एक पहले नया बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर अगर आप देखो, वेरिएंस का मेजर या केवल वेरिएंस बोलो कि वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन है इसका हमने स्क्वायर कर लिया। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका डेविएशन जो भी आ रहा है हमारा डेविएशन, उसको अब मोड लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हो तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है ना। और डिवाइडेड बाई n, ये आपका वेरिएंस का मेजर है। ठीक है, ये आपका वेरिएंस का मेजर है अगर कोई भी डेटा है तो। अभी हम सारा क्या कर रहे हैं? मेजर ऑफ वेरिएशन कर रहे हैं। देखो, वेरिएशन और वेरिएंस में वर्ड का मतलब समझ लेना, मतलब नहीं, मतलब वो दो डिफरेंट चीज है, वो समझ लेना। मतलब डेटा के वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम ये सारे जुगाड़ कर रहे हैं। इनमें से जो जहां बेस्ट हो वहां यूज करते हैं। तो पहला हमारा रेंज हो गया, दूसरा क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज बताओ या क्वार्टाइल एवरेज बताओ, ऐसे करके बता दो। दूसरा हो गया एवरेज डेविएशन हो गया, जिसमें हम डेविएशन के पॉजिटिव वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं। फिर वेरिएंस हो गया, जिसमें हम डेविएशन के स्क्वायर करके उसका एवरेज ले लेते हैं। बट इसमें क्या है कि चूंकि हमने स्क्वायर कर दिया ना, तो उसका वो चेंज हो गया, मतलब वो स्क्वायर वाले फॉर्म में चला गया। तो इसको दोबारा हम रूट कर देते हैं, और रूट करने से जो मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है सर, ये जो आपने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अल्टीमेट इवेंचुअली तो मतलब जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के काम में आ रहा है, तो मतलब वेरिएंस का कुछ खुद का कुछ यूज नहीं होता क्या? वो सिर्फ होता स्टैंडर्ड है, डेविएशन के मतलब काम आता है? वो नहीं नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार ना वेरिएंस स्टैंड अलोन यूज हो जाता है, बट ऐसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में नहीं। ठीक है, तो आगे जब तुम पढ़ोगे रिग्रेशन या कोरिलेशन या कभी टेस्ट वेस्ट पढ़ोगे, तो उसमें वेरिएंस कई बार डायरेक्टली यूज आ जाता है। बट अभी तुमको बस नाम ही जानना है, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि वेरिएंस का एक ही पर्पस है कि वो एवरेज डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का एक फिगर हो गया, है कि नहीं। तो यस एवरेज सर। डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचने के बीच का एक स्टेप हो गया, और स्टेप के बीच में जो ये क्वांटिटी आई इसका नाम हमने वेरिएंस रख दिया। ठीक है, और इसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसी वेरिएंस का रूट ले लेते हो। तो जब आप रूट ले लोगे तो ये रूट अंडर डेविएशन का स्क्वायर, मतलब वो डिवाइडेड बाई n, यानी कि जो वेरिएंस का मेजर है उसका रूट ले लिए। और इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं, ये मैंने क्लास में भी बताया होगा तुम लोगों को, कि स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेजर बाय फार, जो हम यूज करते हैं वो बेस्ट मेजर है, मेजर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी में ना नथिंग इज बेस्ट होता है कि हम मोस्टली यूज करते हैं मीन, है ना। बट ऑल थ्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट एट मेनी मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। बट इसके केस में दिस इज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ डेविएशन, है ना, तो इसको हम वैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो थोड़ा एक एक क्वेश्चंस पे भी आ जाए हम थोड़ा, कि अगर हम मीन के क्वेश्चंस, कई बार मीन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे दे विल गिव यू मीन नहीं, मीडियन वगैरह पे 2 1 1 2 5, है ना। इफ दे विल आस्क कि इसका मीडियन क्या होगा, तो क्या बताओगे? इसका मीडियन क्या होगा? तो इसके मीडियन को निकालने के लिए सर आपको तो क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है डेटा को। तो 1 1 2 2 5, और जो सबसे बीच वाला है, तो इस केस में तो क्या है कि बीच ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका बीच वाला दिखता है। तो ये दो जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। और अगर यही यहाँ पे ऐसा होता कि एक ऐसा हो जाता है कि 5 10, इसका मीडियन पूछता कोई, तो इसको फिर से आप अरेंज करते 1 1 2 2 5 10। अब ये 6 डेटा है,
तो इसका कोई बीच वाला तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं थर्ड और फोर्थ, ठीक है, उसका एवरेज लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ मतलब बीच वाले दोनों का, इसका एवरेज भी 2 हो गया, तो इसका भी मीडियन जो होगा वो 2 ही होगा, ठीक है। तो देख रहे हो तो मतलब इस डेटा का भी मीडियन 2 था, इस डेटा का भी 2 था, तो 10 का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा मीडियन पे। तो ऐसा कई बार होता है कि मीडियन वगैरह जो होता है तो बहुत अच्छा मेजर नहीं हो पाता है कई के केस में, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन वो चक तथ्य वाली बात कि जो बहुत सारे स्टैंडर्ड अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में इसी चीज से बचने के लिए वो लास्ट का 20% और मतलब फर्स्ट 20% और लास्ट 20% को हटा देते हैं, और फिर वो उसके बाद मीडियन निकाल के प्लेसमेंट का डेटा देते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये प्रैक्टिस अभी इंडिया में नहीं है, अगर ऐसा होने लगेगा तो बहुत सारे कॉलेजेस की सच्चाई खुल जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट मतलब जो सिंगल डेटा से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो, मतलब सिंगल डेटा मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब बात आती है दो ऑब्जर्वेशन का। अब एक जरा सा होल्ड करोगे। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि अब दो डेटा एक साथ, मतलब एक साथ क्या, हम दो डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं, दो डेटा सेट्स। जैसे मान लो कि कई बार आपको न्यूज वगैरह में पढ़ते होंगे कि ये बढ़ने से वो बढ़ जाता है, ये घटने से वो घट जाता है। सो हाउ डू वी रीच ऑन दैट कंक्लूजन? तो हम क्या करते हैं, हम दो डेटा सेट्स को, पहले तो ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स है तो आपको कहीं ना कहीं टेबुलेशन करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा एक्स का है और उसी जैसे टाइम पे एक पर्टिकुलर डे में एक्स जो हो गया नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो गया बेसिकली। इस तरीके से यहाँ पे हमने दो डेटा को लिख दिया वैल्यू कर। अब ये क्या है कि हाउ डू वी रियलाइज, ऐसे मान लो को हम वैल्यू ही लिख देते हैं कि 20, 19, 25, 21, 18, एक एक्स ये है और वाई समवेयर लाइन 350 है ना, 340, 450, 425 है ना, 300 ऐसे करके चल रहा है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन ये है कि ऐसे बहुत डेटा होंगे लिखे हुए। सो हाउ डू वी रियलाइज कि एक्स, और ये कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है, जैसे मान लो एक ही टाइम पे जैसे एक्स और वाई डिपेंडेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्ड ये है, नहीं कि 20 के आगे ये लिख देंगे। जिस टाइम पे 20 मेजर किया गया उसी टाइम पे वाई का 350 मेजर किया गया। जैसे मान लो कि दो शेयर प्राइसेस को तुम जज करना चाहते हो, एक्स का शेयर प्राइस ये है, वाई का शेयर प्राइस ये है सेम टाइम पे, ठीक है। तो एक्स का जब 20 है तो वाई का 350 था। व्हाट आई वांट टू नो नाउ कि कैन वी, मतलब कैन वी से कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। मतलब रिलेशन है कहने का मतलब कि जरूरी नहीं हो कि रिलेशन है, बट उनके ये जो चेंजेस हैं वो रिलेटेड है। मतलब अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, और अगर अगर एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है, या फिर उनमें कुछ भी कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब दे आर केओटिक इन नेचर। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस चीज को मेजर करने के लिए, है ना, हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले कोवेरियंस निकालते हैं, ठीक है। कोवेरियंस वर्ड क्या है, ध्यान देना, इसमें वर्ड का से ज्यादा मतलब क्या है कि पूछेगा क्या, वो कोवेरियंस है कि हाउ दे आर वेरिंग टुगेदर। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम इसका भी एवरेज ले लेंगे और इसका भी एवरेज ले लेंगे, और एक जैसे पहला सेट लिया हमने तो एक्स से उसका वेरिएशन और वाई से वाई के एवरेज से वाई के वैल्यू का वेरिएशन, ठीक है। अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या हम उल्टा लिख रहे हैं क्या, एक्स बार माइनस एक्स होता है कि एक्स माइनस एक्स बार होता है? कोई चेक करके बताएगा लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने, है? डेविएशन निकाले तो एक्स बार पहले नहीं आएगा। नहीं ठीक है, सर बिल्कुल एक्स ठीक है। हाँ, एक्स माइनस एक्स बार ही होगा क्योंकि उस वैल्यू का डेविएशन देख रहे हैं ना, तो एक्स को ही पहले लिखेंगे।
तो अब ये क्या है कि इसको जैसे पहले का ये निकाला, दूसरे का भी निकाल के जोड़ दिया, तो ऐसे करके हमको सबका जोड़ देना है। और फिर जितने भी डेटा का आप निकाल रहे हैं, अगर टोटल n है ना, ये दोनों, तो n से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये कोवेरियंस होता है। हालांकि अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें दिखने लगेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी लाई कर सकती है। ठीक है, तो अब आती है बात कि हाउ डू आइडेंटिफाई कि कौन सा वैल्यू मतलब क्या है। तो अगर मान लो कि जैसे x से जैसे मान लो कोई वैल्यू है, जैसे 20 जो है अपने एवरेज से भी बड़ा है, 350 भी एवरेज से बड़ा है, यानी कि मतलब ये हुआ ना कि एवरेज से जब x बड़ा होता है तो एवरेज से y भी बड़ा होता है। तो इस तरह से अगर दोनों ही, या अगर मान लो कि कोई 18 जो है एवरेज से छोटा है, तो 300 भी एवरेज से छोटा है, तो इसकी निगेटिव वैल्यू निगेटिव निगेटिव भी करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ऑल्दो इसको समझने की जरूरत नहीं है, बट आप ये समझो कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव वाले रेंज में आती है ना, तो ये डिनोट करता है कि पॉजिटिव रिलेशन है इसमें। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर x बढ़ेगा, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इफ x rises then y2, और अगर ये नेगेटिव वाले जोन में आता है तो ये नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है। अगर x बढ़ता है, इनवर्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल के सेंस में होता है, इसलिए इनवर्स नहीं यूज करना, लेकिन तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर x बढ़ता है तो y जो है वो घटेगा, या x अगर घट रहा है तो y जो है वो बढ़ेगा, उल्टा। और अगर जीरो आता है तो जीरो पे हो गया केओस, मतलब x और y में कुछ भी अंडरस्टेबल या वैलिड वो नहीं है, पैटर्न नहीं है। तो इसमें क्या होता है ये याद रखना, ये वेरिएंस हो गया, ये इसका फार्मूला हो, को वेरिएंस हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका रेंज हो गया, और ये तीन एनालिसिस हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत रेयर होगा कि जीरो आएगा। जैसे मान लो कि किसी जगह पे, मतलब अगर हम 245 का स्कोर आया और 1500 का स्कोर आया, तो हम क्या 245 को जीरो के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि जीरो एंड अराउंड जो है वो ऐसा नहीं एग्जैक्ट जीरो आएगा तभी। तो अब डिफरेंट डिफरेंट डाटा डेटा के हिसाब से हम पॉजिटिव वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो इन्फिनिटी के क्लोज है कि जीरो के क्लोज है। ऐसे अगर हम तुमको अभी ऐसे बोल दे कि 1500 क्या है, तो तुम बोलोगे 1500 तो इन्फिनिटी बिल्कुल नहीं है, यू कैन सी 1500, है ना। अगर मैं बोलूँ 15 अरब, तो तुम बोलोगे हाँ वो हो सकता है इन्फिनिटी वो, लेकिन वो डिपेंड करता है डेटा टाइप के हिसाब से। जैसे इस रेंज में अगर डेटा मूव कर रही है, तो इस रेंज के डेटा के लिए हमको लगता है कि 2000 की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, क्योंकि आप इसको निकालोगे तो पॉजिटिव रिलेशन में, तो यूल फाइंड कि मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आ जाएगा ना। तो ये जो इसमें इस मेजर में, कोवेरियंस के मेजर में ये प्रॉब्लम है कि आप एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कब वो इन्फिनिटी, कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी अगर आ जाता है तो वो लीनियर हो गया, मतलब जितना अगर x डबल हो रहा है तो y भी डबल होगा, x ट्रिपल हो रहा है तो y भी ट्रिपल होगा, तो वैसा तो कभी आएगा नहीं, देयर इज नो इन्फिनिटी। तो या इस वेरिएंस में भी है कि हम लीनियर का पता नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी डेटा को हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। और ये भी लीनियरली इनवर्स हो गया कि x अगर डबल हो रहा है तो y आधा हो जाए, x ट्रिपल हो रहा है तो y 1/3 हो जाए, तो ये भी हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देयर इज नो नंबर विच इज इन्फिनिटी। अगर हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हमें कोई नंबर इन्फिनिटी सजेस्ट, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि किसको हम इन्फिनिटी बोले। बट अगर तुम रियल सेंस में कोई इनवर्स डेटा को देखो तो उसका कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ना, एंड फॉर दैट डेटा वही इन्फिनिटी हो जाता है। ऑल्दो एनी टाइम, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं कि अभी बोर कर रहा हूँ तुम्हें। बेसिकली तुमको ये ध्यान रखना है कि ये कोवेरियंस का मेजर है, जो कैसे मिला, एक्स का डेविएशन वाई के डेविएशन को मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज निकाला, इसके तीन रेंज आ गए, और ये ऐसे ऐसे करके हमने इसको प्रेडिक्ट किया। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, अगर इसी से क्वेश्चन बनाना होगा तो बनाएंगे वो लोग, और कुछ नहीं बनाएंगे। दूसरा जो आता है बात कि अगर हम इसको फिक्स करना चाहते हैं, वी वांट टू फिक्स दैट, कि अब इसको चेंज किया जाए, तो क्या किया लोगों ने कि कोवेरियंस को बना दिया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
और ये करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोवेरिएंस को, ऑल्दो ये भी नहीं पूछेगा तुमसे, पूछेगा ज्यादातर आपको फर्स्ट सिंगल डेटा पे ही, क्योंकि ये सारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम में इसका वो नहीं होता, मतलब ये पढ़ाया नहीं जाता, बट जस्ट फॉर द सेक की थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि कोवेरिएंस को अगर आप दोनों के स्टैंडर्ड एविएशन से, स्टैंडर्ड एविएशन आपको पता ही है, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बन जाता है। ठीक है, अगर आप कभी किताबों में फॉर्मूला देखोगे तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है कि अगर हम इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो कुछ कट वर्ड के सिंप्लीफाइड हो जाता है, बट आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछेगा ऐसा कि हाउ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिलेटेड टू कोवेरिएंस, तो आप बता दोगे उसमें 4 अगर फॉर्मूला तो ऐसे लिखा रहेगा, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाई ये स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, ऐसे करके दिया रहेगा 4, तो आप ये वाला पिक करोगे। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अब बोलोगे तुम इससे कि फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हो जाता है कि आफ्टर डूइंग दिस, जो इसकी वैल्यू का रेंज है वो आ जाता है -1 से लेके +1 तक फिक्स है ना, और वो भी -1 आ सकता है, जैसे यहाँ इन्फिनिटी नहीं आ सकता, यहाँ -1 आ सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू आएगी। और अगेन हम इसमें भी वही चीज वो करते हैं कि अगर -1 है तो लीनियर इनवर्स, लीनियर इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर x डबल हो रहा है तो y आधा होगा, x 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y 5/2 से मल्टीप्लाई होगा। -1 से लेकर अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम r² भी बोलते हैं कई बार, अगर इससे 0 तक का है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y घटेगा। ठीक है, बट लीनियर नहीं होगा। सर आर बताया था सर। अच्छा ठीक है, r ही लिखा था। 0 पे ये हो जाएगा केओस, मतलब केओस करने मतलब कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। 0 से बड़ा है r और 1 से छोटा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और 1 है तो बिल्कुल लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब x अगर डबल होगा तो y भी डबल होगा। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि चूंकि ये डिवाइडेड वाला वैल्यू है तो 0 के क्लोज और 1 के क्लोज को हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, 1 का क्लोज है तो ज्यादा रिलेटेड है, 0 के क्लोज है तो रिलेटेड है भी, लेकिन फिर भी कैओटिक ही है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड एविएशन हो गया। अब बात आती है दो डेटा सेट में, ये हो गया, ये अलग सेटअप, जैसे पहले हमने पढ़ा ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, फिर हमने पढ़ा मेजर ऑफ वेरिएशन, फिर हमने पढ़ा दो डेटा को कैसे हम वो करें, रिलेट करें। अब बात आती है कई बार आपको ना लीनियर बनाना ही पड़ता है उनके रिलेशन को। जैसे लीनियर बनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे x और y दो डेटा था हमारे पास, ठीक है, x और y दो डेटा था, तो उसको हम अगर प्लॉट करें और इफ दे आर नॉट लीनियर, तो ऐसे मान लो ये x हो गया और ये y हो गया, तो ऐसा 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 ऐसे करके डेटा चल रहा है। तो ये तो दिख गया कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो कई बार हमारे लिए क्या होता है कि हमें एक लाइन लेनी ही पड़ती है अपने पर्पस से कि कैन वी हैव एनी लाइन which basically denotes the relation between x and y। तो इस लाइन को लें कि इस लाइन को लें कि इस लाइन को लें, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम नॉर्मल उससे देखें तो हम ना बोले कि चलो इंटरनेशनली, मतलब हम कहने मतलब कि जो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, they came up with the internationally defined way of finding that line। उस लाइन का नाम दिया गया रिग्रेशन लाइन। ठीक है, इस लाइन का नाम दिया गया रिग्रेशन लाइन। ठीक है, इसमें इस लाइन की खूबी क्या है, क्यों यही लाइन रिग्रेशन है, क्यों बाकी तीनों नहीं था? तो इसमें क्या है, इसको वर्ड याद रखना, शायद तुम्हें यही पूछे कि सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर। तो एस ई, ये एक वर्ड है, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। स्क्वायर एरर्स मतलब कि इस लाइन से जितने भी एरर है, एरर कहने मतलब कि ये वाला जो पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हमारा एरर है, कि मतलब ये हमारा
वैल्यू तो यहाँ है लेकिन लाइन तो ये बता रहा है। तो अगर हम इस सबका स्क्वायर करके ऐड करें, सारे लाइंस का जितने भी लाइंस होंगे और उसमें स्क्वायर करके अगर ऐड करें, तो जिस लाइन का सबसे मिनिमम होगा, सम ऑफ स्क्वायर एरर इज मिनिमम, तो वो हमारा लाइन जो है वो रिग्रेशन लाइन होगा। अब अगेन ऐसा ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि 25 लाइन ड्रॉ करके उसका एरर निकाल के उसका स्क्वायर करो, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है जो रिग्रेशन लाइन को डिनोट करता है। और चूंकि लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड लाइन का डिफिनेशन है, मतलब इक्वेशन है। तो इसको हमने y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बोल देते हैं। तो a और b की वैल्यू जो है इस डेटा से अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही आपको मिल जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रिग्रेशन लाइन वो लाइन है जो x और y के रिलेशन को बेस्ट फिट लाइन से, बेस्ट फिट बोल रहा हूँ क्योंकि कोई लाइन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता जो एक्स वाई को रिलेशन को बता सके। बट बेस्ट फिट लाइन इसलिए है क्योंकि एक वो लाइन है जिससे मोस्ट मतलब क्लोजली उस रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। और क्या एडवांटेज है रिग्रेशन लाइन का कि आप इसको फोरकास्टिंग में या फिर पीछे किसी के उसमें, है ना, किसी भी मतलब पुराना एनालाइज करना है या आने वाले टाइम का एनालाइज करना है, या किसी वैल्यू के एक्स के किसी वैल्यू से वाई कितना रिलेटेड होगा ये देखने के लिए, तो प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, ये पूरे चीज को, ठीक है। और उसके बाद जो लाइन, रिग्रेशन लाइन समझ गए कैसे रिग्रेशन लाइन बनता है, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर से बनता है, विच इज मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम, है ना। तो ये आपका रिग्रेशन हो गया। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूं मैं। अब फिर सिंगल डेटा पे जाते हैं हम, ठीक है। सिंगल डेटा पे जैसे एक्स पे गए और बहुत सारा एक्स है, कहने मतलब कि जैसे मान लो कि जैसे कोई भी एक लोकेलिटी ले लो या शहर ले लो या मोहल्ला ले लो, उसमें बोलो कि हर आदमी के इनकम को हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देंगे। तो जब ऐसे लार्ज पॉपुलेशन में हम किसी ऑब्जर्वेशन को देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई स्पेशल बाउंडेशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह का कर्व ले लेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, मतलब ज्यादातर दुनिया की चीजें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कभी कभी थोड़ा, जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा, दो तीन वर्ड हम बता देते हैं तुम लोग को वो रहेगा कि या तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा दूर इस तरफ आके आपको पीक मिले, तो या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि पहले पीक मिल जाए और इधर थोड़ा दूर तक जाए, है ना। और ये डेटा ऐसा भी हो सकता था, नॉर्मली ही बिल्कुल नॉर्मल रहेगा लेकिन इसकी कर्व की हाइट ऊपर तक चली। तो देखो दो चीजें ध्यान दो यहाँ पे, ये जैसे फ्लैटर स्ट्रक्चर बड़ा है, जैसे ये वाला बड़ा एरिया है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें डेविएशन ज्यादा है डेटा का, और इसमें डेविएशन कम है क्योंकि ये जल्दी ही पीक पकड़ ले रहा है, और मतलब और जल्दी ही नीचे और जल्दी ही ऊपर चला जा रहा है, मतलब ऊपर भी जल्दी जा रहा है नीचे भी जल्दी आ रहा है। तो इसकी एनालिसिस जो है, ठीक है, इसकी एनालिसिस जो है कि पीक शार्प है कि वो है, इसकी एनालिसिस को हम बोलते हैं कर्टोसिस। बस वर्ड याद रखना, कभी कर्टोसिस है तो कर्टोसिस इज यूज टू एनालाइज व्हाट, शार्पनेस ऑफ द पीक। या फिर ऐसे बोलोगे कि वो जो जो मतलब रेंज ऑफ वेरिएशन भी उस एक तरह से बात होगी ना, क्योंकि इस केस में कम पे ही हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा वेरिएशन रेंज रहेगा। बट एनीवे तो जब तुम क्वेश्चन आएगा तो दे कैन आस्क इन एनी फॉर्मेट। तो कर्टोसिस जो है बेसिकली किसको डिनोट करता है, बोलो, शार्पनेस ऑफ द पीक को। और ये जो है हमारा ये
ये जो है, जरा सा होल्ड करोगे, मुझे कूड़ा देना पड़ेगा, वेट। हाँ, तो आपने क्या बताया कि इसकी एनालिसिस जो है वो कर्टोसिस है। अब देखो इसमें क्या, एनालिसिस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि कितना कर्टोसिस है, उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है स्टैट्स में, दैट यू डोंट हैव टू डू, बट एज एन मतलब जैसे किसी भी प्रोग्राम में जाओगे तुम टेस्ट में या किसी भी, तो इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी यूज आ सकता है। तो आपको बेसिकली फंडामेंटल एक स्केलेटन तैयार हो रहा है यहाँ पे, बाकी वहां पे आप पर्पसफुली मतलब वहां पढ़ोगे कि कर्टोसिस अगर पढ़ना है तो कितना पढ़ना है। और ये जो स्क्यूड हो जाता है ऐसे को, इसको स्क्यूनेस की एनालिसिस बोलते हैं। आई डोंट थिंक इसका कोई नाम है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। एक मिनट, लेट मी चेक। उसको क्या बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं है सर, स्क्यूनेस ही बोलते हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस ही है। ठीक है, तो ये जो है ये राइट स्क्यूड बोला जाता है अगर राइट की तरफ है, और ये लेफ्ट स्क्यूड बोला जाता है। तो हल्दो ये नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो गया, बट स्टिल इसके फॉर्मूला जो है नॉर्मल से मैच करते हुए बनते हैं। बट ये दोनों जो है ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व बोलते हैं, या इसका एक तीसरा नाम गॉसियन कर्व भी है ना। तो ये तीन नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, लाइक यू नो कि हमने क्या, ये वाला जो हम फिगर बना रहे हैं, ये तुम्हें पता है किस डेटा का बना रहे हैं? हम बना रहे हैं इनकम का, किसी पर्टिकुलर रीजन में लोगों की इनकम का हम बना रहे हैं, सारे इंडिविजुअल्स का, सारे पॉपुलेशन का, या बड़े पॉपुलेशन का। मतलब अगर आप पूरा नहीं भी लेना चाहते, 2000-3000 लोगों का कर रहे हो, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो है आपने ऐसे नोट सबका पॉइंट्स लिख दिया, तो जाहिर सी बात है आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हो, आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो। तो जब आप इसका ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ऐसे अगर जब ये नॉर्मली ड्रॉ हो गया, तो क्या होता है कि ये जो पिक वाला पॉइंट है ना, जैसे अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई डेटा, तो उसका एवरेज अगर निकालो या मीडियन निकालो या मोड निकालो, वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ये वाई का जो डेटा है, जैसे इनकम है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है एक्स, ये जो पॉइंट है एक्स बार, तो ये अगर इनकम है और वाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एक्स बार सबसे ज्यादा बार हुआ है। तो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको याद रखना है कि इफ एवरेज, एवरेज करने का मतलब मीन, यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट में इसको मीन ही बोलते हैं, मीन, मीडियन और मोड, है ना, सेम है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड सेम है। तो ये हमारा इनकम जैसे है, ये एक्स बार आ गया हमारा इनकम का एवरेज। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो इसके बाद जो है ये पूरा कर्व जैसे ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस में 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है, और ये जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड दिस आल्सो। ठीक है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बट हम तुमको क्या याद रखना है उसकी बात कर रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर हियर इज, ये जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का अप और डाउन का जो है, अगर इफ विल ये कि अगर आप एक्स बार से, मतलब जैसे मान लो कि अगर हमने बोला कि जो एवरेज मंथली इनकम है वो मान लो कि 20,000 है, और डेविएशन जो है वो 4,000 का है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और एवरेज जो है 20,000 का है। तो ये वाली वैल्यू हो गई 20,000 की, और ये वाली हो गई तुम्हारी, इधर वाली हो गई 24,000, और इधर वाली हो गई 16,000। तो क्या होगा कि एक डेविएशन आगे और एक डेविएशन पीछे, इसमें लगभग 67% डेटा जो है, 67 है या 63 है, किसी को रिकॉल कर रहा है, कोई याद है? 68 68, हाँ 68 67 पॉइंट वो है 68। तो लगभग 68% डेटा जो है वो इसके अंदर लाई करता है। दैट मीन्स कि उस पॉपुलेशन की 68%, मतलब जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज मंथली इनकम 16,000 से 24,000 के बीच में रहेगा।
अगर आप 2 डेविएशन अप और 2 डेविएशन डाउन जाते हो, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी 28,000 और ये वाला हो गया तुम्हारा 12,000, तो इसके बीच में 95% पॉपुलेशन जो है वो लाई करेगा। और जो लास्ट वाला भी अगर ले लो, है ना, इसको, तो ये लास्ट वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा 32,000 और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 8,000। तो इसके बीच में 99.7, ऐसा है ना कुछ, तो 90, मतलब ये बहुत एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली पूछेगा भी नहीं, बट ये तुमको रेंज याद करना है, 68, 95, 99 पॉइंट समथिंग, तो इस रेंज में आपका लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस मतलब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एनालिसिस हम ऐसे करते हैं, एंड दिस बेसिकली हेल्प्स इन probability distribution analysis also और different tests also, statistical test, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका इतनी सारी चीजें जो है एग्जाम पर्पज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी स्टैट्स का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? सो जब राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड होता है तो मीन मीडियन मोड का क्या होता है? हाँ, वो मतलब उसमें क्या है कि मीडियन भी शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में, है ना, मोड भी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, और मीन जो है उन दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। दोनों और केसेस में? नहीं नहीं, लेफ्ट वाले में तो उसको उसको तो मैं नहीं जरूरत है, बट बेसिकली यू कैन आल्सो प्रेडिक्ट दैट, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर अगर हमारा ऐसा है कि जैसे लेफ्ट स्क्यूड है, तो लेफ्ट स्क्यूड का मतलब ही हो गया ना कि फ्रीक्वेंसी एवरेज से कम वाली वैल्यू की आएगी, ठीक है। और मोड भी जो है, मतलब सॉरी, मोड कम वाले वाले की, और मीडियन जो है वो मोड से बड़ा होगा, और एवरेज जो है मोड और मीडियन के बीच में लाई कर सकता है। तो इस तरह से मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, वो कैलकुलेट करके ही होगा, बट हाँ वो चेंज हो जाता है। अगर इसी तरह से राइट स्क्यूड है, तो ऑफ कोर्स जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा, मतलब एवरेज से बड़ी वाली वैल्यू के पे आ गया। मीडियन जो है वो इधर ही रहेगा क्योंकि बीच वाला ही रहता है, और एवरेज जो है इसके बीच में कहीं आ जाएगा। तो मतलब कहने मतलब कि चेंज हो जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो दिस विल बी द केस।